हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्या साइंस के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, रुक्षांश है। जिसका नाम क्या है, रुक्षांश है। या और इसके दूसरे किस नाम से जानते हैं, दूसरे अगर बात करते हैं तो पोषक तंतु या डाइटरी फूड के नाम, डाइटर फाइबर के नाम से क्या इसे जानते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कौन से विटामिन हैं, उनके क्या कार्य हैं, ठीक है। कौन से विटामिन है, उनके क्या कार्य हैं, ठीक है। तो विटामिनों की हमने क्या है पिछले सेशन में क्या विस्तारपूर्वक क्या चर्चा की थी और उनसे संबंधित रोग बताए थे और वो किस किस कहाँ से हमें क्या प्राप्त होते हैं उनके बारे में हमने बताया था। और उसके बाद में क्या मैंने बताया था, प्रोबायोटिक फूड है, ठीक है। प्रोबायोटिक फूड के बारे में एक कहा था कि प्रोबायोटिक फूड किस प्रकार, इसमें क्या है जो जीवित बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या है कौन से होते हैं, अक्रियशील अवस्था में होते हैं, ठीक है। कौन से कुछ अक्षांश होते हैं, कुछ पादप होते हैं जिनमें क्या है अक्रियशील अवस्था में क्या कुछ बैक्टीरिया होते हैं। जब हम क्या इसको लेते हैं तो ये आंत में जाते हैं और वहाँ से सक्रिय करके जीवित हो जाते हैं और हमारे शरीर को क्या है जिस चीज़ की क्या कमी है उसको देते हैं। तो ये प्रोबायोटिक फूड दो तरीके से लिया जाता है। एक तो क्या है प्राकृतिक तरीके से, कौन सा था, कृत्रिम तरीके। प्राकृतिक तरीके की बात की थी हमने, क्या एक क्या दही और छाछ है। इसमें दही और लस्सी जब लेते हैं तो इसमें क्या प्रोबायोटिक फूड क्या प्राप्त होते हैं और ये हमारे शरीर में क्या है जैविक जीवाणु होते हैं। दही में हमने देखा है नॉर्मली बहुत ही सारे क्या जैविक जीवाणु होते हैं, वो शरीर में जाते हैं और क्या है अपनी क्रिया करते हैं और शरीर को क्या जो आवश्यक तंतु को जरूरत होती है उनको क्या है उपलब्ध क्या है करवाते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि प्रोबायोटिक फूड का क्या है कृत्रिम रूप है, याकुल्ट नाम के कैप्सूल होते हैं। जैसे सलमान खान पहले के इसकी मशहूरी क्या करते थे, याकुल्ट खाइए, ठीक है। आपके शरीर के जो क्या है जो एनर्जी या वीक पॉइंट है उसको क्या है बेहतरीन कीजिए, ठीक है। यानी याकुल्ट कैप्सूल में क्या इसमें क्या सूक्ष्म जो छोटे छोटे क्या है मृत रूप में क्या बैक्टीरिया होते हैं, ये अक्रियाशील होते हैं, जीवित होते हैं लेकिन क्या अक्रियाशील होते हैं। जैसे ये शरीर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर क्या है आंत में जाकर क्या है वहाँ पर पानी के साथ संपर्क में आते क्या जीवित ये क्या सक्रिय हो जाते हैं और क्या अपना कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि इकोलाई है मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। तो इकोलाई के द्वारा क्या है विभिन्न प्रकार के जो हमारे क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता है या अन्य जो कारण है उनको क्या है जो शक्ति देना है उनको क्या उपलब्ध करने का कार्य कौन सा करता है, इकोलाई जो है वो करता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था प्रोबायोटिक फूड है। अब इसके बाद में क्या है रुक्षांश है। ये क्या है आहार के टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, आहार में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है रुक्षांश है, एक जल और खनिज लवण, 2 पॉइंट इसमें और रह गए हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे हैं। इसके बाद में क्या जो आहार है, आहार जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं कौन से हैं, रुक्षांश है। रुक्षांश यानी इसका दूसरा नाम कौन सा था, रुक्षांश को हमने दूसरा किस नाम से जानते हैं, पोषक तंतु है यानी डाइटरी फाइबर है। पोषक तंतु या क्या कहा जाता है, डाइटरी फाइबर के नाम से जो क्या है जानते हैं, ठीक है। रुक्षांश है, रुक्ष प्लस अंश है, ठीक है। तो इन पोषक तंतु है, जो पोषक तंतु है इनका दूसरा नाम क्या है, रुक्षांश है, ठीक है। पोषक तंतुओं को दूसरे किस नाम से जानते हैं तो इन्हें दूसरा क्या है रुक्षांश नाम से क्या है जाना जाता है, ठीक है। यह किस में पाए जाते हैं, अगर इनकी बात करते हैं रुक्षांश है ये किस में पाए जाते हैं, साबुत जो दलिया है, साबुत अनाज जो होते हैं यानी दलिया होते हैं उसमें रुक्षांश पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या पाए जाते हैं, रुक्षांश है वो देखने को मिलते हैं। और शुष्क फल है यानी ड्राई फ्रूट है उसमें भी क्या है रुक्षांश पाए जाते हैं। हमने देखा है कि पुराने जो व्यक्ति है वो क्या है मोटे अनाज का दलिया, मोटे चीज़ें हैं जो अनाज है मोटा अनाज खाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें क्या रुक्षांश की भरपूर मात्रा होती है। तो उनके शरीर की जो क्या है बॉडी है प्रतिरोधक क्षमता से क्या है लड़ने का उनका क्या है वो क्या है कार्य क्या है बढ़ाती है, ठीक है। और उनके शरीर को क्या है एक संतुलित रखती है। इसलिए क्या पुराने जो लोग हैं वो दलिया खिचड़ी इस प्रकार की चीज़ें क्या है ज़्यादा खाना क्या है पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें क्या है रुक्षांश की मात्रा क्या है ज़्यादा होती है, जिससे क्या है उनको शरीर को एक तो स्फूर्ति मिलती है और आसानी से वो पच जाता है और इससे क्या शरीर को एनर्जेटिक महसूस होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, तो साबुत अनाज और क्या है इनमें पाया जाता है। ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट में भी क्या है जो पोषक तंतु है वो देखे गए हैं, ठीक है। रुक्षांश या पोषक तंतु है इनको क्या है देखा गया है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं कि यह और किस में पाया जाता है, सलाद में ज़्यादा पाया जाता है। सलाद में क्या है ज़्यादा पाया जाता है, जैसे गाजर है, ठीक है, गाजर है, टमाटर है और कौन सी आती है अपनी खीरा है, इनमें क्या पाया जाता है। खीरे में सर्वाधिक रुक्षांश की मात्रा देखी गई है। डॉक्टर लोग है वो खीरा खाने के लिए ज़्यादा लोग कहते हैं, ज़्यादा सुझाव देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या आप खीरा खाएं और इसे बिना ऊपर की परत छिलकर खाएं। यानी कि इसकी जो ऊपर की जो झिल्ली होती है उसको बिना छिले खाएंगे तो आपको क्या है शरीर के लिए ज़्यादा वो क्या फ़ायदेमंद रहेगा। तो इनमें क्या है रुक्षांश की मात्रा होती है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ उनमें भी रुक्षांश की मात्रा होती है, फल व सब्जियां उनमें होती है। तो खीरे में क्या सर्वाधिक रुक्षांश की जो मात्रा है वो देखी गई है, ठीक है। खीरे में क्या है सर्वाधिक जो रुक्षांश है वो क्या है देखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के हमें रुक्षांश लेना चाहिए, ठीक है। पोषक तंतुओं में क्या क्या शामिल है, ठीक है, यानी पोषक तंतु जो है रुक्षांश है इसमें क्या क्या शामिल है, ठीक है। पोषक तंतुओं में क्या है कौन कौन से शामिल किया गया, इसमें सेलुलोज है, स्टार्च है, लिग्निन है। सेलुलोज, स्टार्च,
लिग्निन और क्या पेक्टिन है, इनको क्या मुख्यतः इनमें शामिल किया गया, इनमें क्या ये शामिल है। ठीक है, तो इनका क्या है सेलुलोज जो होते हैं हम ये जो खाते हैं इनका क्या पाचन नहीं होता है, इनका क्या है पाचन है वो नहीं होता है। ठीक है, जैसे पेड़ की छाल है, ठीक है, पेड़ की छाल से एक क्या रुक्षांश पैदा होता है, एक रुक्षांश हमें मिलता है, उसका नाम क्या है तो लिग्निन है वो मिलता है। और फलों के गुद्दों में जो हम खाते हैं उसमें कौन सा फेक्टिन होता है। ठीक है, फल है उसके अंदर जो गुद्दा निकलता है जिसको हम खाते हैं तो उसमें कौन सा होता है फेक्टिन नामक का क्या है रुक्षांश है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो रुक्षांश के बारे में यही है कि पोषक तंतु है, इसका दूसरा नाम क्या है डाइटरी फाइबर है, और पोषक तंतुओं का दूसरा नाम क्या है रुक्षांश कहलाता है। क्या कहलाता है रुक्षांश कहलाता है। ये साबुत अनाज दलिया शुष्क फल में होते हैं, उपलब्ध होते हैं। सलाद में क्या है इनको देखा गया है, सलाद में मुख्यतः पाए जाते हैं, गाजर मूली खीरा में ये पाए जाते हैं। खीरा में सर्वाधिक मात्रा में क्या है रुक्षांश है वो देखे गए हैं। फल व सब्जियों में भी क्या है इनकी मात्रा है वो पाई जाती है। पोषक तंतु में किन किन को शामिल किया गया, जो पोषक तंतु है यानी फाइबर है उनमें किन किन को शामिल जो है वो किया गया रुक्षांशों के अंदर, सेलुलोज, स्टार्च, लिग्निन, पेक्टिन इत्यादि है, इनको क्या इसमें शामिल किया गया है। इनका पाचन नहीं, रुक्षांश जो खाते हैं हम जो फाइबर खाते हैं उनका पाचन नहीं होता है। ये केवल और केवल क्या है शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए और जो क्या है जो वाष्प विसर्जन की क्रिया है उसको क्या है सक्रिय करने के लिए काम में लिए जाते हैं। पेड़ों की छाल में कौन सा पाया जाता है लिग्निन नामक का क्या है रुक्षांश है वो पाया जाता है। और फलों के गुद्दों में क्या है जो फलों का अंदर का हिस्सा जो खाते हैं उसमें कौन सा फेक्टिन नामक का क्या है रुक्षांश है वो देखने को मिलता है। अब इसके बाद की अगर बात करते हैं रुक्षांश का महत्व क्यों है, हमारे शरीर के लिए रुक्षांश क्यों आवश्यक है। ठीक है, यह हमारे शरीर में क्या है जल की अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, आंत में क्या है जल का अवशोषण है उसकी क्षमता को क्या है बढ़ाने का कार्य क्या है करता है। ठीक है, वैसे तो क्या हमें प्यास नहीं लगती है, लेकिन जब हम इनका प्रयोग करते हैं ये चीज़ें खाते हैं तो हमें क्या है प्यास ज़्यादा लगती है, प्यास क्या है ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं जल की अवशोषण क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारे आंतर में क्या है पोषक तंतुओं का महत्व की अगर हम बात करते हैं कि पोषक तंतु या रुक्षांश का महत्व क्या है। ठीक है, रुक्षांश का महत्व क्या है। ठीक है, पोषक तंतु या रुक्षांश का महत्व, या क्या है रुक्षांश का क्या है महत्व क्या क्या है। तो पहली अगर बात करते हैं यह हमारी आंत में या आंतर में जल की अवशोषण क्षमता को ठीक है, तो ये हमारे शरीर में क्या है अवशोषण क्षमता है, एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ वाटर क्या है उसको क्या है बढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्या है कॉन्स्टिपेशन में क्या है सहायक होते हैं, यानी क्या है कब्ज में क्या है यह सहायक होते हैं। तो दूसरा कौन सा है यह कॉन्स्टिपेशन में सहायक होते हैं, यानी जिनको क्या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है उन्हें क्या सांस खाने चाहिए। कॉन्स्टिपेशन CONSTI कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, CONSTI PATION। ठीक है, PATION। ठीक है, जिनको दिक्कत रहती है तो उनको क्या रुक्षांश अवश्य मात्रा में खाने चाहिए। ठीक है, ये आंतर कैंसर की संभावना, आंत में जो कैंसर होती है उसकी संभावना को क्या कम करते हैं। अगर हम क्या है ड्राई ये खाते रहते हैं रुक्षांश खाते हैं तो आंत में कैंसर होने की संभावना को कम करते हैं। आंत में होने वाली कैंसर की संभावना को कम करते हैं। तो ये कौन से है आंत में जल की अवशोषण क्षमता को बढ़ाते हैं और क्या आंत में क्या है उसमें कैंसर न हो इसके लिए क्या करते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो इनके द्वारा क्या है ये आता है, ठीक है। और व्यक्ति क्या है बिल्कुल क्या है सही रहता है, इसमें संतुलित क्या है रहता है। अगर रुक्षांश सही मात्रा में खाए, अगर फाइबर का सही प्रयोग करे तो व्यक्ति क्या है सही और संतुलित अपना जीवन यापन क्या है कर पाता है, ठीक है। तो इसमें रुक्षांश में क्या इतना ही है। सलाद की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति को अगर उसका वजन है तो उसका क्या है, उसके वजन के अनुरूप 70 ग्राम का भोजन लेना चाहिए, ठीक। कितना है उसके भोजन है 700 ग्राम उसको क्या है पर डे के हिसाब से क्या सलाद उसको क्या खाना ही खाना चाहिए। यानी तो उसके, और जब व्यक्ति क्या भोजन करता है तो उसके पास 2 प्लेटें होनी चाहिए, एक प्लेट में तो क्या सलाद हो और दूसरे में क्या है जो रोटी या वो खाना खा रहा है वो होना चाहिए, ठीक है। तो सर्वप्रथम अगर संतुलित रहना है तो वैज्ञानिकों का यह निष्कर्ष बताया गया है कि अगर व्यक्ति को सही तरीके से जीवन यापन करना है, अगर प्रकृति के अनुसार उसको चलना है तो सर्वप्रथम उसे एक प्लेट में रोटी और दूसरी प्लेट में क्या सलाद उसके सामने होना चाहिए। सर्वप्रथम उसे क्या सलाद को खाना चाहिए, ठीक है। सर्वप्रथम जो 250 ग्राम या 300 ग्राम की जो भी प्लेट है, मैक्सिमम 700 ग्राम की प्लेट का निर्धारण है वो किया गया है। 250 या 300 ग्राम है, अपनी स्वेच्छा अनुसार जितना वो है इच्छा उसकी रहती है उसके अनुसार क्या है उसको 300 ग्राम की जो प्लेट है पहले का सलाद के रूप में वो खानी चाहिए, फिर उसको क्या है भोजन करना चाहिए। तो वह व्यक्ति क्या है भविष्य में कभी भी क्या है बीमार नहीं होगा, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर वह पानी और जो ये खाना है वो सही तरीके से ले तो उसमें क्या है भविष्य में दिक्कत नहीं देखने को मिलती है। वैज्ञानिकों की शोध के द्वारा रुक्षांश के बारे में बताया गया है कि रुक्षांश का इस प्रकार अगर हम फाइबर का जो प्रयोग है इस प्रकार करेंगे तो हमारी बॉडी क्या है एक मेंटेन में रहती है, एक संतुलन में रहती है, जिसमें किसी प्रकार का क्या विपरीत जो प्रभाव है वो देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो रुक्षांश में इतने ही पॉइंट थे कि रुक्षांश किसे कहा जाता है, इसका प्रयोग क्या किस किस में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट हमें पता है कि हमारे शरीर में क्या एंटीबॉडी वो बनते हैं, एंटीजन प्रतिजन एंटीबॉडी प्रतिजैविक, ये क्या है ब्लड में कराएंगे। लेकिन मैं यहाँ से बता देता हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट है जब क्या है ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, उपचयन या अपचयन की जो क्रिया होती है उसमें क्या कुछ पदार्थ निर्मित होते हैं जिसे क्या कहा जाते हैं मुल्कों से निर्मित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। फ्री मोलिकुल होते हैं, फ्री रेडिकल होते हैं, जो प्रक्रिया इनके द्वारा संपन्न होती है तो उनके द्वारा क्या इसका जो निर्माण है वो किया जाता है, ठीक है। ये जो मुक्त मौलिक बनते हैं ये प्रोटीन डीएनए आरएनए इनके द्वारा क्या बने होते हैं। जो मुक्त मौलिक जो निकलते हैं बाहर की तरफ ये किसके बने होते हैं, डीएनए आरएनए या क्या प्रोटीन है इनके द्वारा क्या है निर्मित होते हैं, ठीक है। ठीक है। अगर क्या है कई बार देखा होगा कोई व्यक्ति क्या जवान है, ठीक है, उसकी उम्र अभी थोड़ी ही है, वो थोड़ी जैसे 30 साल का है लेकिन फिर भी क्या वो बूढ़ा दिखाई देता है, ठीक है। ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या है बूढ़ा हुआ प्रतीत दिखाई देता है, ठीक है। वो व्यक्ति क्या बूढ़ा दिखाई देता है हमें, क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्री रेडिकल है उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया गया है, उदासीन नहीं किया गया, तो वो व्यक्ति क्या है बूढ़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है कुछ उपाचय पदार्थ होते हैं। एक उपाचय जो क्रिया होती है शरीर में अंतर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, यानी जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद क्या है कुछ भोजन का प्रयोग तो क्या है ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, कुछ को क्या है जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें काम में लिया जाता है। तो भोजन जो जाता है शरीर के अंदर बताएंगे किस प्रकार ग्रसनी है, ग्रहणी है, ग्रसनीला है, अमावस्या है, पित्ताशय है, ठीक है। इस प्रकार किस प्रकार भोजन का क्या है रोटेशन जो शरीर से लेकर क्या चलता रहता है। तो इसमें जब भोजन खाते हैं तो कुछ पार्टिकल तो क्या शरीर में यूज आ जाते हैं, लेकिन कई पार्टिकल है वो शरीर में वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं जिनका कोई प्रयोग नहीं है। अगर वो लंबे समय तक शरीर में वैसे ही पड़े रहें, उनको किसी माध्यम के द्वारा क्या है उदासीन न किया जाए तो व्यक्ति क्या है एक उम्र के बाद क्या है बूढ़ा दिखाई देने लगता है। छोटी सी उम्र में क्या है वह बूढ़ा दिखाई देने लगता है, ठीक है। इसलिए इन एंटीऑक्सीडेंटों का क्या है उदासीन करना जरूरी होता है। एंटीऑक्सीडेंट इनका क्या उदासीन करना जरूरी होता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट की अगर उदाहरण की बात करते हैं जैसे जिंक है, सेलेनियम है, और कई प्रकार के जिंक भी होते हैं। सेलेनियम आजकल कैप्सूल खाए जाते हैं इनको क्या है उदासीन करने के लिए। जिंक है, एंजाइम के केटलाज है, विटामिन में क्या है टोकोफिरोल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, ACE है, इनका भी अगर उदासीनता नहीं की जाए तो यह शरीर में क्या है एक अत्यधिक अल्प मात्रा में क्या है उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे क्या व्यक्ति क्या बूढ़ा दिखाई देता है, समय से क्या है बूढ़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो उन जैसे गाजर है, गाजर में क्या है बीटा कैरोटीन है, और टमाटर की बात करते हैं तो कौन सा टेकोफेरोल है। ये जो पदार्थ है विटामिन C है इनमें जो पाए जाते हैं, अगर इनकी अत्यधिक मात्रा शरीर में उत्पन्न हो जाती है तो इनमें क्या है उनको उदासीन करना क्या है बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति इनके ऊपर ध्यान नहीं देता है तो वो क्या है
बॉडी को क्या है प्रभावित करते हैं। ठीक है, कई व्यक्तियों को देखा होगा कि कुछ ही बता दो वो कुछ भी खा लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक समय सीमा होती है इस बॉडी की। ठीक है, समय के बाद क्या है इसको क्या है उदासीन करना होता है, न्यूट्रलाइज करना होता है। किसी चीज़ की अति होने के बाद क्या है एक समय बाद इसको क्या है वो चीज़ें छोड़नी होती है, फिर उसको रिपीट करना होता है। जैसे कोई व्यक्ति लगातार बादाम खा रहा है तो ठीक है उसको एक टाइम के बाद थोड़े दिनों के लिए इसको छोड़ना होता है, फिर वो वापस स्टार्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि बॉडी है वो अपनी विपरीत अवस्था में आ जाती है, यानी न्यूट्रलाइज हो जाती है, उदासीन हो जाती है, फिर वो शरीर में क्या है फिर वापस उसी चीज़ की क्या है डिमांड करती है। जैसे कोई वस्तु होती है लगातार हम उसको रूटीन में खाते रहते हैं, जैसे कोई भी फ्रूट की बात कर लें या कोई भी जो वस्तु है उसको लगातार हम खाते रहते हैं, तो एक समय के बाद क्या है उससे व्यक्ति का मन भर जाता है, ऊब जाता है, और वो थोड़े दिनों के लिए इसको चेंज करना चाहता है कि थोड़े दिनों बाद इसको खाएंगे। 15-20 दिन छोड़ने के बाद फिर अगर वो उसको खाता है तो वो चीज़ उसको क्या अच्छी लगती है। तो क्या है बॉडी क्यों अपने आप क्या न्यूट्रलाइज हो जाती है, यानी क्या है उदासीन है वो हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति क्या स्वस्थ और परिपक्व दिखाई देता है। अगर व्यक्ति इन बातों पर ध्यान नहीं देता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट के जो कारक होते हैं, फ्री रेडिकल जो सक्रिय होते हैं वो शरीर में उत्पन्न होते ही होते रहते हैं, उनका डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है, किसी कारणवश से क्या वो उदासीन नहीं हो पाते हैं, तो व्यक्ति समय से पहले ही क्या है निष्क्रिय और क्या है बूढ़ा दिखाई देता है। कई व्यक्तियों या कई स्टूडेंट को देखा होगा कि वो क्या छोटी सी उम्र में ठीक है जब उनकी स्टडी टाइम होता है तो वो क्या निष्क्रिय प्रतीत दिखाई देते हैं, आलसी सुस्त दिखाई देते हैं। तो उनके पीछे यही कारण है कि वो अपनी क्या बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जो फ्री रेडिकल है उनको नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सी चीज़ खाने से उसको आलस आता है, कौन से वह कार्य करे जिससे एनर्जेटिक महसूस करे। ठीक है, कौन सी चीज़ों को कितने दिन के लिए क्या है अल्प मात्रा में मिले, कितने दिनों के लिए अधिक मात्रा में मिले। ठीक है, अगर उनको इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो वह इन फ्री रेडिकलों को मुक्त कर देंगे और क्या वह व्यक्ति क्या है एक सभ्य और क्या संतुलित लाइफ क्या है जीवन यापन जो है कर पाएगा, संतुलित तरीके से क्या है जीवन जी पाएगा। ठीक है, तो ये क्या था एंटीऑक्सीडेंट था। इसके बाद में क्या एक खनिज का है और एक क्या है जल का टॉपिक है। उसके बाद जो हमारा आहार है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में क्या है हम साइंस में क्या है आगे का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ठीक है, कि भोजन किस प्रकार ग्रहण किया जाता है, भोजन जब मुख में होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, जब आंत में जाता है तो उसे किस नाम से जानता है, और अंतर में कितने समय के लिए रहता है, किस में व्यक्ति को भोजन ग्रहण करना चाहिए, कौन सी परिस्थिति में व्यक्ति को पानी पीना चाहिए, कौन सी परिस्थिति में पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन जब डिकम्पोज होता है तो उससे कौन कौन से मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल या ये चीज़ें क्या है जो निकलती है, और इनसे क्या है क्या क्या प्रभाव जो है बॉडी पर क्या है देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या है चर्चा जो है करेंगे। ठीक है, एक चंद्रग्रहण में मैंने आपको बताया था, ठीक है ज्योग्राफी में बताया था, चंद्रग्रहण जब होता है तो उसमें क्या कई व्यक्ति कहते हैं कि उसमें कुछ भी खाना नहीं चाहिए और कुछ भी क्या बनाना नहीं चाहिए, यानी क्या उसको कोई भी वस्तु है उसको ढककर रखना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पीछे भी क्या है रीजन है, क्योंकि वहाँ से क्या विषैली गैस से मुक्त होती है। जब क्या है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक लेह में होते हैं, ठीक है, जब क्या चंद्रग्रहण की अगर बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होती है जब अंधेरा छाता है, ठीक है, जब अंधेरा छाता है तो क्या है उसमें कुछ विषैली जो गैसें है वो मुक्त होती है, वो धरती की ओर आती है। जब व्यक्ति कुछ बना रहा होता है उनमें क्या इनका प्रवेश हो जाता है, तो इसलिए क्या कहा जाता है कि चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण जब होते हैं तो उसमें क्या कुछ वस्तुएं नहीं बनानी चाहिए। मोस्टली जो चंद्रग्रहण की बात होती है उसमें क्या ज़्यादा कहा जाता है कि इस समय क्या भारतीय परंपराओं के अनुसार क्या है उसमें क्या खाना जो है नहीं बनाना चाहिए, यानी खाने वाली जो वस्तुएं हैं या कोई भी चीज़ें हैं उनको क्या है ढक कर रखना चाहिए। और व्यक्तियों को जो क्या है प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको क्या बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जब चंद्रग्रहण लग रहा है वो दिखाई दे रहा है तो उसमें उनको बाहर नहीं चाहिए, क्योंकि जो विषैली जो गैसें हैं वो धरती के वायुमंडल में प्रवेश करती है और किसी न किसी प्रकार से क्या हर व्यक्ति हर प्राणी को क्या डिफेक्ट करती है, प्रभावित जो है वो करती है। इसलिए उनसे बचने के लिए क्या व्यक्ति को क्या है उस समय जितना वो टाइम पीरियड बताया गया है कि इतने समय तक चंद्रग्रहण रहेगा उस समय तक क्या थोड़ा सा क्या बचकर या सही तरीके से क्या रहना चाहिए, इसलिए कहा जाता है। उसमें मैं आपको वहाँ नहीं बता पाया था तो यहाँ पर बता रहा हूँ कि सूर्य चंद्रग्रहण में क्या है यह इसलिए इसका रीजन है। ठीक है, किसी ने कल पूछा था कि सर ये ऐसा क्यों होता है कि चंद्रग्रहण के समय क्या है जो कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है या ऐसे ही लोगों की परंपराएं हैं? नहीं, तो ये साइंटिफिक ये क्या ऐसी बातें नहीं है, रीति रिवाज के अनुसार बातें नहीं है, इनके पीछे क्या साइंटिफिक वैज्ञानिकों का मत दिया गया है कि इस समय क्या है जो पार्टिकल है वो क्या कई पार्टिकल मुक्त होते हैं, यानी टूटते हैं आपस में, जिसमें टूटने के बाद क्या है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण क्या है पृथ्वी के जो प्रत्येक प्राणी है उनको क्या है ये प्रभावित है वो करते हैं। तो इस प्रकार का था चंद्रग्रहण। ठीक है, तो आज हमने क्या आहार में रुक्षांश पढ़े थे
विटामिन हमने पढ़ लिए, रुक्षांश पढ़ लिए, अब क्या खनिज लवण है और क्या जल है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या है, मनुष्य का मैंने आहार बताया है। इसके बाद वो आहार है मनुष्य खाएगा तो किस प्रकार वो खाएगा, मुख से, ग्रसनी में, ग्रसनीला है, ठीक है, यकृत है, अमावस्या है, ठीक है, इस प्रकार का छोटी आंत्र है, बड़ी आंत्र है, शुद्रांत्र है, इनके द्वारा क्या है जो भोजन किस किस प्रोसेस से होकर क्या है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और किस प्रकार क्या है यह एक जैविक चक्कर क्या है लगातार जो क्या है चलता रहता है, इसके बारे में क्या हम क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी क्या है हम अगले सेशन में क्या है इसका जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में क्या है डिस्कस करेंगे और उसके बाद में क्या हम आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।